हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन स्टडी पॉइंट। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर। क्योंकि आप लोगों का पेपर है 13 मार्च को, तो अब आप लोगों को एक बार फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर भी देख लेना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट है और कौन कौन से जो क्वेश्चंस है वो आपके सैम्पल पेपर में आए हुए हैं। अगर आप लोग सैम्पल पेपर की वीडियो बहुत अच्छे से भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं इसमें से एक एक क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से आंसर बताने वाली हूँ, तो आप लोगों के मैक्सिमम 36-37 क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और 101% इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 13 को जो आपका एग्जाम है उसमें पूछे भी जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम के सैम्पल पेपर की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि मेरे पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो मैंने सैम्पल पेपर में कराए थे। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको बहुत अच्छे से समझना है। हर एक क्वेश्चंस के आंसर को आपको समझते हुए चलना है। कोई कहीं डिफिकल्टी आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत आसानी से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बार हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपका जो पेपर है वो आप जानते हैं कि 5 खंडों में होता है, ठीक है। यानी कि इसमें कुल ई सेक्शन तक होते हैं। तो उसके बाद इसमें 37 क्वेश्चन है। 5 खंडों में डिवाइडेड है, 37 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें खंड ए की या सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में क्या होता है, आपके 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन है जो हर 1 मार्क्स का है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू बेस्ड है। ये बात आप सभी जानते हैं क्योंकि मिड टर्म में भी सेम ऐसा ही फॉर्मेट था। उसके बाद है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो 19 से 24 तक के क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसमें हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो है 2 मार्क्स। अगर हम इन क्वेश्चंस के टाइप की बात करें तो ये होते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि इनका जो आंसर होता है वो आपको शॉर्ट में देना पड़ता है, मतलब 60 to 90 वर्ड्स के बीच में। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें से देखिए आपको कुल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, पर कोई ना कोई आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब सेक्शन सी होता है जो आपका 25 to 30 तक के क्वेश्चन है। इसमें हर एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। और इस क्वेश्चन में मतलब आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। याद रखना है आपको इस बात का, क्योंकि कई बार बच्चे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि अगर 6 क्वेश्चन है, ठीक है, उनको लगता है कि 6 के 6 क्वेश्चन उन्हें आ रहे हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो बहुत ईजिली करने लग जाते हैं। लेकिन जब वो बाद में देखते हैं कि केवल 5 क्वेश्चन ही करने थे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमने जो अपना टाइम इस क्वेश्चन में दिया वो हमें दूसरे क्वेश्चन में देना चाहिए था। तो इसको लेकर बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आपको शुरू में पढ़ लेना है कि आपके सेक्शंस कितने हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बस 5 मिनट ही लगना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, ओके। फिर आता है आपका सेक्शन डी। देखिए, सेक्शन डी जो है इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं आपके वो ना फिगर बेस्ड है। मतलब आपको फिगर दे दी गई है, उसमें से आपके क्वेश्चंस पूछें कि ये किससे रिलेटेड है, किस विकार से संबंधित है, क्या प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीज़ों से संबंधित। तो इसमें कुल 4 अंक के प्रश्न हैं और ये स्टडी केस्ड है, ठीक है। यानी कि आपको वो दे दिया जाएगा फिगर, आपको रीड आउट करके क्वेश्चन जो है वो देने हैं। फिर आता है लास्ट जो सेक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन डी। अब सेक्शन डी जो है या खंड ड जो है वो 34 से लेकर 35 तक के हैं। तो 34 से लेकर 37 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन डी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। आप जानते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लॉन्ग टाइप ही होगा। तो इसमें आपको जो आंसर है वो 200 से 300 के शब्दों में देना है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जब आप 5 मार्क के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे कि किस नंबर का क्वेश्चन कितना है और उसको कितना लेंथ में लिखना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको 2 मार्क्स में ज़्यादा नहीं देना है, 2 से 3 लाइन ही आपको अपने आंसर में देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखते हुए करना है। क्या है वन है वो है प्रथम पैरालंपिक गेम किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर। तो आप जानते हैं कि प्रथम पैरालंपिक जो गेम थे वो 1960 में आयोजित किए गए थे। तो 1960 इज अ करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश प्रमुख कर्मचारी पदों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए संदर्भित करता है कि उच्च प्रतिभा उस विशिष्ट कार्य कर्तव्य को पूरा कर रही है। यानी कि डैश रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग की स्टाफ पोजीशंस and ensuring that the proper talent is serving that specific job duty। तो आप जानते हैं आपके पास ऑप्शन ए है
व्यवस्थापन यानी कि स्टाफिंग, आयोजन ऑर्गेनाइजिंग, नियंत्रण कंट्रोलिंग और योजना यानी कि प्लानिंग। तो आप जानते हैं कि जो व्यवस्थापन होता है वो प्रमुख कर्मचारी जो होते हैं उनके पदों की पहचान करता है और ये सुनिश्चित करता है तथा ये संदर्भित करता है कि जो उचित प्रतिभा वाले लोगों को ही वो जॉब मिल सके। तो इसका सही आंसर है व्यवस्थापन यानी कि स्टाफिंग। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है सामान्य मासिक धर्म की अनुपस्थिति को डैश कहते हैं। तो एब्सेंस ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नोन एज। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब मासिक धर्म जो होते हैं वो सामान्य तौर पर नहीं आते हैं, मतलब रेगुलरली नहीं आते हैं, तो जो सामान्य मासिक धर्म की अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस होता है, उसे हम मेनार्चे कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है मेनार्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा आसन मधुमेह को रोकने में मदद करता है? आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये बोल रहा है कौन सा ऐसा आसन है जो मधुमेह को रोकने में हेल्प करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आसन्स हेल्प्स प्रिवेंट डायबिटीज? तो आप जानते हैं कि मधुमेह के लिए जो बेस्ट आसन है वो है धनुरासन। तो जो धनुरासन है वो क्या करता है, मधुमेह से बचाव में सहायता करता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप लोग देखोगे तो इसमें कुछ वो दिया है कि 50 किलो वजन वाले और 150 सेंटीमीटर वाले 20 वर्षीय लड़के की बेसल मेटाबॉलिक दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, एक बार आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये मैंने सॉल्व नहीं किया था। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है 1543। प्रधान खेलों में किस प्रकार के मांसपेशीय फाइबर अनुकूल होते हैं? तो आप जानते हैं कि जो रेड फाइबर होता है यानी कि रेड मसल फाइबर जो होता है वो शक्ति प्रधान खेलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका लाल मांसपेशीय फाइबर यानी कि रेड मसल फाइबर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन उच्च रक्तचाप को मदद करता है? जो उच्च रक्तचाप होता है, हाइपरटेंशन, उसको कौन सा आसन जो है वो प्रिवेंट करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आसन हेल्प प्रिवेंट हाइपरटेंशन? तो आप जानते हैं कि अर्ध हलासन जो है वो जो उच्च रक्तचाप होता है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसको रोकने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर है इसका अर्ध हलासन। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि आपको दो अभिकथन और कारण दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है या कौन सा किसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन देता है। तो आपका जो अभिकथन दिया हुआ है वो है अंतर्मुखी अपने आसपास के लोगों के साथ कब मुखर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कि आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। अब कारण देख लेते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी बोलने से पहले अधिक विश्लेषणात्मक होते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि एकदम करेक्ट दोनों आपका अभिकथन और कारण दिया गया है कि जो अंतर्मुखी होते हैं वो अपने आसपास के लोगों के साथ कम मुखर होते हैं, क्योंकि वो बोलने से पहले विश्लेषणात्मक करते हैं, मतलब सोच समझ के बोलते हैं, विश्लेषण करते हैं अपने शब्दों का। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन जो ए है यानी कि ऑप्शन जो क है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, लेकिन जो आर और ए की सही व्याख्या है, तो इसका ए जो है वो या ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है मेसोसाइकिल। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है। तो मेसोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि डैश है। आप जानते हैं कि 13 से 12 महीने नहीं है, 3 से 6 महीने हफ्ते नहीं है, या 3 से 10 दिन नहीं है। तो ये जो आपने यहाँ पे साल लिखा है, साल की जगह यहाँ पे हफ्ते होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेसोसाइकिल होता है उसकी प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो 3 से 4 हफ्तों की होती है। ठीक है, तो द ड्यूरेशन ऑफ मेसोसाइकिल ट्रेनिंग इज 3 to 4 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपके पास मतलब यदि 12 टीमें हैं तो लीग टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे? आपको बताना है कि आपके पास अगर आपकी टीम में 12 प्लेयर हैं तो लीग टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये होगा 66, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, 12 मतलब टीम की संख्या, फिर टीम की संख्या -1/2, इसको वो करेंगे तो आपका 132/2, इनको कट करेंगे तो 66। तो द करेक्ट आंसर है 66। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि वजन बढ़ाने का जो खतरा होता है, वजन बढ़ाने का जो डर है या वजन के बारे में गलत धारणा निम्नलिखित में से किसका संकेत है? तो एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट और अ मिसकॉन्सेप्शन अबाउट देयर वेट इज अ साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक है। आपको बताना है वो शुद्धिकरण विकार है, वो पिका है, वो बुलीमिया नर्वोसा या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा है। तो आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो बुलीमिया नर्वोसा है वो एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें हमें वजन बढ़ाने का खतरा रहता है, मतलब हमें लगता है हम वजन बढ़ाएं, ठीक है, और ये हमारे माइंड में ना मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि वजन बढ़ाने से हम ज़्यादा वो दिखेंगे, अट्रैक्टिव, सुंदर, इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बुलीमिया नर्वोसा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष ओलंपिक, ध्यान रखिए आप लोग, स्पेशल ओलंपिक की अवधारणा डैश के दिमाग की उपज थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ डैश। तो आप जानते हैं कि विशेष ओलंपिक की जो अवधारणा है वो यूनिस कैनेडी जो थी उनके दिमाग की उपज थी। तो इसका सही आंसर होगा यूनिस कैनेडी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है डैश सुव्यवस्थित, सावधान, जिम्मेदार, मेहनती, भरोसेमंद व्यक्तियों को संदर्भित करता है। तो डैश रिफर टू वेल ऑर्गेनाइज, केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग एंड डिपेंडेबल इंडिविजुअल्स। तो आप जानते हैं कि बहिर्मुखता तो होगा नहीं, क्योंकि बहिर्मुखता आपने पढ़ा था ना, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बोलते हैं, इनफैक्ट वो इतने ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते, जिम्मेदार नहीं होते, मेहनती नहीं होते। मनोविक्षुता नहीं होगा इसका आंसर, सहमतता भी नहीं होगा। तो जो कर्तव्य निष्ठा होता है, जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है, उसके अंदर ये सभी के सभी गुण जो है वो आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्तव्य निष्ठा, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ्लेमिंगो जो टेस्ट होता है, आप जानते हैं कि फ्लेमिंगो टेस्ट है उसकी अवधि कितनी होती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 60 सेकेंड जो है वो फ्लेमिंगो टेस्ट की अवधि मानी जाती है। तो विच what is the duration of flamingo test? The correct answer is option B, 60 second, right? Next question number 15 is निम्नलिखित में से कौन सा हृदय प्रणाली पर व्यायाम का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो आप जानते हैं कि रेस्टिंग हार्ट रेट में कमी, सामान्य रक्तचाप, ये तो रहता है, हृदय के आकार में वृद्धि, बढ़ा हुआ रक्तचाप। तो ये जो लास्ट जो ऑप्शन है बढ़ा हुआ रक्तचाप, ठीक है, यानी कि इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि ये दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है। अगर आप लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का, बल्कि ना कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होता है। बाकी इसका सही आंसर आप लोग भी मुझे एक बार बता सकते हैं। अगर देखा जाए इसका सही आंसर, तो बढ़ा हुआ रक्त संचार भी हो सकता है, क्योंकि रक्त संचार दीर्घकालिक प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। बाकी अगर ज़्यादा चांसेस हैं 90% तो मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, और 10% के लिए मैं श्योर हूँ ऑप्शन डी के लिए। बाकी एक बार आप लोग चेक करिए इसका आंसर। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी है कि हृदय के आकार में वृद्धि जो है वो दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है। बाकी है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें आपको मैचिंग्स करने हैं। अब एक बार पहले देख लेते हैं। देखिए, विटामिन जो ए होता है वो दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन सी आप जानते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और विटामिन डी आपकी बोन्स यानी कि कैल्शियम के लिए होता है। और विटामिन के जो है वो आपके रक्त का थक्का जमाता है। जब आपको चोट लग जाती है, आपने देखा होगा ना कि 1-2 मिनट बाद आपका जो ब्लड निकल रहा होता है जिस स्थान से, वो रुक जाता है, तो वो विटामिन के कारण पॉसिबल होता है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैचिंग बेस्ड ही है, जिसमें आपको मैचिंग करने हैं। अब आप जानते हैं कि जो सोडियम होता है, सोडियम क्या करता है, हमारी मांसपेशियों का संकुचन करता है। लोहा या जिसे हम आयरन बोलते हैं हमारे हीमोग्लोबिन में होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड हार्मोन जो है वो उसमें होता है, उसकी कमी से थायराइड जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है। इसके अलावा कैल्शियम हड्डियों में होता है। तो अगर इन सभी चीज़ों को देखें हम, तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन सी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू में कि कौन सी विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि पेशी को कुछ सेकंड के लिए अधिकतम रूप से सिकोड़ा जाए तो संकुचन के बाद जो पेशी होती है वो अधिकतम विश्राम को प्राप्त करती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे आइसोटोनिक आना चाहिए था, बट 1-2 मिस हो गया है। तो आइसोटोनिक इसका आंसर होगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को कुछ और लगता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके एक्चुअली क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं 80-90% श्योर हूँ कि आइसोटोनिक है।
तो इस प्रकार से आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। तो अब बारी है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे 2 मार्क्स के हैं और जिनका आंसर आपको 60 to 90 वर्ड्स में देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अस्थि शुष्कता ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ठीक है, महिलाओं में अस्थि शुष्कता या ऑस्टियोपोरोसिस के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? एक्सप्लेन द फैक्टर दैट लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन। तो आपको कारणों का बताना है और थोड़ा सा आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताना है कि ये बेसिकली है क्या। तो आप जानते हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो एक हड्डी या अस्थि संबंधी रोग होता है। ये कब होता है? जब हमारे अस्थियों में, मतलब आप जानते हैं कि जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जैसे वो 30 की एज क्रॉस करती जाती हैं तो उनकी जो बोन्स होती हैं वो वीक होने लग जाती है, उनमें ना कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, खनिज की मात्रा, खनिज का जो घनत्व है वो कम होता जाता है, जिससे उनकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उनमें छोटे छोटे छिद्र होने लग जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि अगर थोड़ा सा उन पर प्रेशर लगे तो वो टूटने की उनकी पूरी संभावना रहती है। ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। कारणों की व्याख्या करें तो आप बोल सकते हैं कि कैल्शियम की कमी के कारण ये रोग होता है, मासिक रजोरोध जो होते हैं, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जब वो ठीक प्रकार से नहीं काम करता है तब ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और तीसरा आप बोल सकते हैं कि भोजन संबंधी विकार के कारण। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेशीय तंत्र पर व्यायाम का प्रभाव। कि जो पेशीय तंत्र है यानी कि जो आपका मस्क्यूलर सिस्टम है उसका एक्सरसाइज का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लिस्ट डाउन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसका आपका मस्क्यूलर जो सिस्टम है, मांसपेशीय जो तंत्र है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला आप लोग बोल सकते हैं कि मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होती है, यानी कि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जो आपकी मस्क्यूलर मसल्स हैं उनके आकार में वृद्धि होगी। दूसरा, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तीसरा बता सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा, जो अतिरिक्त वसा होता है उसमें कमी आती है। फोर्थ, उचित आपकी शारीरिक मुद्रा रहती है। और पांचवा बोल सकते हैं कि देर से थकना। तो इस प्रकार से आप लोग 2-3 पॉइंट्स को लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए शारीरिक गतिविधियों के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो लिस्ट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो आप जानते हैं कि जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करती हैं, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बताना है कि शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल हेल्थ। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, तो इम्प्रूवमेंट इन मेंटल हेल्थ, एकाग्रता में सुधार करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो किन्हीं 3 से 4 बिंदुओं को आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो मैंने आप बताए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार क्या है और इस तरह से खाना क्यों ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपसे जनरली पूछा गया है, मतलब एक आपसे आम क्वेश्चन की तरह, कि जो बैलेंस डाइट है, तो एक्सप्लेन व्हाट अ बैलेंस डाइट एंड इज बैलेंस डाइट इज एंड व्हाई ईटिंग दैट वे इज एसेंशियल। तो क्यों ज़रूरी है बैलेंस डाइट को लेना। तो आप जानते हैं, सबसे पहले आपको बताना है कि संतुलित आहार है क्या। अब नाम से आपको समझ में आ रहा है बैलेंस, संतुलित, यानी कि ऐसा आहार, ऐसी डाइट जिसमें सभी पोषक तत्व जो हैं, जो सभी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उचित मात्रा में हो। ठीक है, जो शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ऐसे आहार को हम बोलते हैं संतुलित आहार। और आप जब संतुलित आहार आप लेंगे तो उससे आप देख सकते हैं अपने आप दैनिक कार्यों को कर पाएंगे, आप स्वस्थ रह पाएंगे, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भावनात्मक रूप से भी ठीक रहेंगे। तो जो आपका आहार है वो आपको बहुत तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, तो खेलों में किन्हीं 2 मनोवैज्ञानिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब एनी 2 फिजिकल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे गुण थे, जैसे आत्मसम्मान, ठीक है, आत्मवार्तालाप, मानसिक कल्पना, ये सभी के सभी क्या थे, ये सभी के सभी, और लक्ष्य निर्धारण, ये चारों के चारों जो गुण थे वो खेलों में मनोवैज्ञानिक गुण माने जाते हैं। तो आत्मसम्मान के बारे में आप लिख सकते हैं, आत्मवार्तालाप लिख सकते हैं कि जब हम स्वयं से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, वो एक गुण होता है। मानसिक कल्पना लिख सकते हैं, लक्ष्य निर्धारण लिख सकते हैं। तो ये 4 गुण हैं जिनको आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि खेलों में प्रतिभा की पहचान और पहचान और प्रतिभा विकास की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो ये चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन आया है, आप जानते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो खेल हैं उनमें प्रतिभा की पहचान कैसे की जाती है। आप भी कोई ना कोई स्पोर्ट लेके आए हैं, आपने भी 10-12 तक कोई ना कोई स्पोर्ट खेला होगा, तो उसमें प्रतिभा की पहचान कैसे होती है, ठीक है, यानी कि टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद प्रतिभा का विकास किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में आपको ओवरऑल बताना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में सभी के सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो 25 से स्टार्ट होता है, इसमें भी कोई आपको 5 ही क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। 25 जो क्वेश्चन है वो है, आपका विद्यालय अंतर क्षेत्रीय कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है, ठीक है। उस प्रतियोगिता के दौरान किन्हीं 3 समितियों की जिम्मेदारी की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि आपका जो स्कूल है वो एक इंटर जोनल कबड्डी टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो उस दौरान क्या करना है, आपको 3 समितियों की जिम्मेदारियों की व्याख्या करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले बोलना है आयोजन समिति। देखिए, आयोजित से ही ले लीजिए, आयोजन समिति यानी कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगी, प्रचार समिति जो पब्लिसिटी करेगी कि ये इस डेट को है और यहाँ पे है, जो भी सब आप जानते हैं प्रचार समिति का क्या काम होता है। फिर वित्तीय समिति, फाइनेंस कमेटी, इस प्रकार से आप इक्विपमेंट जो उपकरण समिति होती है वो आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जिसमें से किन्हीं आपको यहाँ पे 2 से 3 समिति लिखनी है। तो आयोजन, प्रचार और वित्तीय समिति का उल्लेख आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को निर्धारण करने वाली, ठीक है, रणनीतियों की व्याख्या करें। तो एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज असेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी रणनीतियां बतानी है जो शारीरिक गतिविधियों को निर्धारित करती हैं, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। पहला पॉइंट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि व्यक्तिगत रुचियों पर विचार करके। आप जानते हैं कि व्यक्तिगत रुचि, हर बच्चे की अपनी व्यक्तिगत रुचि होती है, किसको क्या पसंद है। तो पहली रणनीति है कि व्यक्तिगत रुचियों पर विचार करना चाहिए। दूसरी, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, कि बच्चों को वो कैसे ट्रीट करें, उनके साथ कैसे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ उन्हें कराएं, उनका उसमें निर्धारण करें। इसके अलावा खेल नियमों में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए नियम अलग से बनाए जाने चाहिए, ना कि जो सामान्य बच्चों के लिए नियम है उन्हीं नियमों में उनको भी भेज दिया जाए। तो अलग से उनके लिए रूल बनाए जाए। इसके अलावा खेल उपकरणों में संशोधन किया जाए, क्योंकि वो बच्चे थोड़े से अलग होते हैं, मतलब उनको अलग से उपकरणों की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से खेल सके, वरना कई बार उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो 4 रणनीतियाँ आप बता सकते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत रुचियों पर विचार करके शिक्षणों का प्रशिक्षण। तीसरा है कि खेल नियमों में संशोधन करके, और चौथा बोल सकते हैं आप लोग कि खेल उपकरणों में संशोधन करके। ये 4 रणनीतियां हैं जो हैं वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 27 कि हमारे आहार में उपयोग होने वाले किन्हीं 3 दीर्घ पोषक तत्वों के कार्यों का वर्णन करें। तो डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एनी 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट। तो आप जानते हैं मैक्रो मतलब जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं जिनके हमारे बॉडी को एक बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए उनको नाम दे दिया गया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर दीर्घ पोषक तत्व। तो आपको बताना है, अगर हम दीर्घ पोषक तत्वों की बात करें तो आप जानते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसे फैट बोलते हैं, और जल, ये चारों के चारों जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, कितने प्रकार हैं, फैट, और जो चौथा न्यूट्रिएंट है वो है जल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं और उनके फंक्शंस को। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि रिकली और जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में लचीलेपन को मापने के लिए परीक्षण की सूची बनाएं। तो आपको जो रिकली एंड जोन्स जो सीनियर सिटीजन फिटनेस परीक्षण था उसमें बहुत सारे परीक्षण दिए गए थे, उसमें से केवल आपको यहाँ पे लचक को मापने वाला परीक्षण बताना है कि ऐसे कौन से परीक्षण हैं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का मापन करते हैं, ठीक है। और उनमें से किसी एक जो परीक्षण की आपको यहाँ पे प्रक्रिया बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो आप बहुत सारे ऐसे उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिक जो लचीले वाले मतलब लचीले इन सेंस कि जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं उसको मापन करने के लिए जो प्रशिक्षण थे, ठीक है, उनका यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। बता सकते हैं
कि चेयर सिट एंड रीच परीक्षण, ठीक है, ये भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा आप बोल सकते हैं बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच मतलब आपको बैठ के अपनी जो बैक होती है उसको स्क्रैच करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो हैं कि चेयर सिट एंड रीच परीक्षण, बैक स्क्रैच टेस्ट। ये इन दोनों में से दो आपको नेम देने हैं, इन दोनों में से किसी भी एक की आपको यहाँ पे जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको अटेम्प्ट करिएगा अगर आता है पेपर में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो खेलों में न्यूटन की गति के नियमों पर चर्चा उससे संबंधित उदाहरणों का उपयोग करते हुए कीजिए। तो यूज रेलेवेंट एग्जाम्पल टू डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इन स्पोर्ट। आप जानते हैं कि न्यूटन की गति के नियम बताने हैं आपको। तो न्यूटन की गति के 3 नियम थे। सबसे पहला कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम। सेकंड था आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का नियम। और तीसरा था लॉ ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का नियम। ये 3 नियम थे न्यूटन की गति के, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हर एग्जाम्पल के सहित उसको बताना है। जैसे जड़ता का नियम आप देख लीजिए, जड़ता में आप फुटबॉल ले लो, क्योंकि वो लॉ क्या बोलता है कि जब तक कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है वो तब तक रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। जैसे ही उस पर बाह्य बल लगेगा वो परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि वो मोशन, वो गति में आ जाएगा, उसकी जो डायरेक्शन है, जो उसका स्थिति है, वो परिवर्तित हो जाएगी। फिर आपका आता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। आप देखते हैं ना अपनी बाइक में, आप जितना एक्सेलरेशन देते हैं, जितना एक्सेलरेट देते हैं, वो उतनी आगे जाती है। तो ये लॉ भी सेम यही चीज़ बोलता है कि किसी चीज़ को आप जितनी गति से फेंकते हैं, जितनी बल से फेंकते हैं, वो चीज़ उतनी ही दूर जाती है। इसमें आप थ्रो बॉल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद है आपका तीसरा प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया के नियम में आपको पता होता है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसमें आप तैराकी, दौड़, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आप दे सकते हैं। मेन जो एग्जाम्पल है वो आप दे सकते हैं स्विमिंग का, ठीक है, रनिंग का, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है खेलों में देखे जाने वाले आक्रामकता के विभिन्न रूपों का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ अग्रेशन दैट कैन बी सीन इन स्पोर्ट्स। तो आप जानते हैं कि जो अग्रेशन है वो अलग अलग प्रकार का होता है। फर्स्ट अग्रेशन जो है वो शत्रुतापूर्ण। शत्रुतापूर्ण हमने बात की थी कि जो प्रतिद्वंदी, जो आपस में जो टीम्स होती हैं, वो एक दूसरे को, उनका मेन मोटिव होता है एक दूसरे को वो हार्म पहुंचाए। दूसरा सहायक आक्रामकता, जिसमें सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं टीम बना के। तीसरा आप बोल सकते हैं मौखिक आक्रामकता, जिसमें मुख्य मौखिक रूप से एक टीम जो होती है वो दूसरी टीम को चकमा देती है मुंह से कुछ ना कुछ बोल के, ठीक है। 3 आक्रामकता है जिनका आप यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। तो अब बारी है सेक्शन डी की। सेक्शन डी में मैंने आपको बताया था कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे इमेज बेस्ड होंगे या स्टडी केस बेस्ड होंगे, जिनको आपको देख के पहचान करनी है, ठीक है। तो ये आपको इमेज दिखाई गई है। अब इसके क्वेश्चंस देखिए। चित्र 2 में किस विकृति को दर्शाया गया? तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो विकृति है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो विकृति है, इसमें आप देख सकते हैं पीछे की ओर कुबड़ निकला हुआ है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि पीछे की ओर कुबड़। ऑप्शन फिर क्वेश्चन 2 जो है वह चित्र 1 में दिखाई गई विकृति की कोई 2 कारण लिखिए। कि चित्र इसमें जो आपको विकृति दिखाई दी गई है उसके आपको कारणों का उल्लेख करना है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 कि रीढ़ की हड्डी के उस क्षेत्र का नाम लिखिए जो चित्र 3 में प्रदर्शित की गई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो रीढ़ की हड्डी है उसका आपको उस क्षेत्र का नाम लिखना है जहाँ पे जिस चित्र में जिसमें चित्र में प्रदर्शित की गई विकृति को प्रभावित कर रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि किस उस हड्डी का नाम लिखना है जो विकृति को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा किस विकृति को राउंड अपर बैक या हंच बैक के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर भी बहुत इजी है, मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं आप सभी। अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि डैश को जेनुवरुम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो डैश इज ऑल्सो नोन एज जेनुवरुम। तो आप जानते हैं कि जो बॉल एग्स होता है, जो पीछे की ओर मुड़े हुए या धनुषाकार जो पैर होते हैं, उनको जेनुवरुम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बॉल एग, ठीक है, धनुषाकार टांगे। फिर क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन जो है वो है नीचे दिए गए जो इमेजेस हैं उनमें आपको उनके देख के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला आप लोग पहले इमेजेस को अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोगों को भी आंसर और इमेजेस पता रहे। सबसे पहली जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं प्लेट टैपिंग टेस्ट है। तो
क्वेश्चन नंबर 1 है 32 का कि चित्र में दिखाए गए परीक्षण का नाम लिखिए। एक में आप देखते हैं, एक में क्या कर रहा है, प्लेट टैपिंग टेस्ट है, तो आंसर है प्लेट टैपिंग टेस्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 कि चित्र 2 में यानी कि इस फिगर में किए गए परीक्षण का उद्देश्य लिखना है। तो इस परीक्षण में इसमें कौन सा पहले तो वो कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पार्शियल कर्ल अप है वो किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो ये इसका उद्देश्य होता है कि शक्ति और सहनशक्ति का ही मापन करता है। फिर ऊपरी शक्ति को मापने के लिए लड़कियों द्वारा कौन सा परीक्षण किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि ऊपरी शक्ति को मापने के लिए लड़कियों द्वारा पुशअप्स किए जाते हैं, ठीक है। और पुशअप्स जो होते हैं वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए होते हैं। तो लड़कियों के लिए भी पुशअप्स होते हैं, बॉयज़ के लिए भी पुशअप्स होते हैं। तो क्वेश्चन 3 जो है इसका सही आंसर है पुशअप्स। फिर है कि चित्र 1 में दिखाया गया जो परीक्षण है वो परीक्षण छात्रों के किस आयु वर्ग पे लागू होता है। तो जो एक इमेज 1 में दिखाया गया जो आपका परीक्षण है वो किस आयु वर्ग में लागू होता है। तो इसका सही आंसर है 5 से लेकर 8 वर्ष। तो ये 5 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है प्लेट टैपिंग टेस्ट, फ्लेमिंगो टेस्ट, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें भी ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको सबसे पहले पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो आप सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आपको क्या करना है, पिक्चर्स को अच्छे से देख लेना है, एक एक पिक्चर्स को देख के, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़े ना तो आपको इमेज आपके माइंड में सेट रहे और आप फटाफट से उस इमेज से अपने आंसर को लिख सकें। तो आपने देख ली है, फर्स्ट में हल्की सी चोट लगी है, खुरच गई है जिसे बोलते हैं, स्क्रैच हो गया है, उसके बाद ये हल्का सा गुम चोट जिसे बोलते हैं, और तीसरे में है कट लगा हुआ है यानी कि चीरा। तो क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है इसमें कि चित्र 1 में दिखाई गई चोट का नाम लिखना है। चित्र 1 में जो चोट दिखाई दे रही है उसका क्या नाम है, आप लिख सकते हैं खुरचना। क्वेश्चन 2 चित्र 2 में दिखाई गई चोट के बारे में लिखिए। आपको इस जो चोट ये दिख रही है इसमें, आपने देखा ना कई बार ऐसा होता है कि आपका थोड़ा सा हाथ कहीं लग जाता है तो, या कुछ ऐसे कहीं हाथ दब जाता है तो चोट लग जाती है, उस पर ब्लू ब्लू सा या पर्पल सा कुछ निशान आ जाता है। तो सेम ये चोट जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका आपको इस चोट के बारे में बताना है। चित्र 3 में दिखाई गई चोट के कारण बताइए। इसमें जो आपका वो दिख रहा है वो कारण बताना है, किसी भी नुकीली सतह से लग सकता है, किसी भी लोहे के उपकरण से लग सकता है, तो इस प्रकार से ये रीजन बता सकते हैं। और कोमल उत्तक की चोटें क्या होती हैं, आपको बताना है कि कोमल उत्तक चोटें क्या होती हैं, जिसमें आपकी जो उत्तक है वो फट जाती है, जिनको हल्का सा आपको स्क्रैच लग जाता है, टूट फूट जाती है, उन्हें बोलते हैं कोमल उत्तकों की चोटें, ठीक है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो और में एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए कि लिगामेंट के अधिक खिंचने या फटने को डैश कहते हैं। इसका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी। उसके बाद है आपका ये सेक्शन खत्म होता है, अब सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन ई यानी कि सेक्शन डी। अब आप जानते हैं कि सेक्शन जो ई है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो 5 मार्क्स के हैं। तो अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। देखिए सबसे पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से आपको फिक्सचर से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, वो और में भी पूछा जाएगा, वो दोनों तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन होगा, उसके बाद और में भी आपसे फिक्सर के बारे में क्वेश्चन होगा। तो चैप्टर नंबर 1 से कुछ तैयार करो या मत करो, तुम लोग फिक्सर वाला क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लो हर तरीके के। और मैंने अपनी वीडियो में फिक्सर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जाके फटाफट से विजिट करो, वहाँ पे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर तुम लोग को फिक्सर सीखना है, अपने 5 से 10 मार्क्स बचाने हैं, तो जाओ चेक करो, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि 25 टीमों का आपको नॉकआउट फिक्सर तैयार, बहुत ईजी है नॉकआउट पिक्चर, ठीक है। सबसे पहले बाई निकालनी है, मतलब बाई नहीं निकालनी, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपर हाउस और जो लोअर हाउस होता है उसमें आपको टीमों को डिवाइडेड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपको अगर बाई की बात कर रहा है तो दे दो, नहीं कर रहा है तो ठीक है, आप ऐसे ही स्टार्ट करो, बहुत ईजी है। आप सभी को एक बार ये रफली ड्रॉ कर लेना ही चाहिए ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए और बाद में आप लोग एग्जाम के टाइम पे इसको लेके पैनिक ना हो। आपको फिक्सर तैयार करना है और आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के बेनिफिट्स के बारे में बताना है, लाभों का यहाँ पे वर्णन करना है। तो ड्रॉ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 20 टीम्स एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 35, प्रक्षेप्य पथ किसे कहते हैं। आपको इसमें बताना है कि जो प्रक्षेप्य पथ होता है या जिसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल।
तो अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि जब किसी वस्तु को आकाश की ओर न्यून कोण पर फेंका जाता है, मतलब जब आप कोई वस्तु आकाश की ओर सीधी फेंक रहे हैं तो वो न्यून कोण ही तो बनेगा ना। और जब आप उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तथा जड़ता के कारण वह गतिमान है, यानी कि उसमें गति हो रही है, उसे कहते हैं प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल। ठीक है। और पथ को, प्रक्षेप्य पथ को यानी कि प्रोजेक्टाइल को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको उपयुक्त उदाहरण सहित आपको इनकी व्याख्या करनी है। तो एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो आपको बता देना है कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे बोलता है कि सहन क्षमता क्या है। व्हाट इज एंडोरेंस। आप जानते हैं एंडोरेंस का मतलब होता है कि एक समय में, मतलब एंडोरेंस का ये है कि किसी शारीरिक गतिविधि को, किसी शारीरिक क्रिया को लंबी अवधि तक कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं एंड्योरेंस। अगर कोई काम आप लंबे समय तक कर रहे हो तो उसमें जो आपकी सहन क्षमता लग रही है, कितने समय तक आप जारी रख पा रहे हो, वो कहलाता है एंड्योरेंस। तो एक्सप्लेन एनी टू ट्रेनिंग मेथड टू इम्प्रूव एंड्योरेंस। ठीक है। आपको सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए किन्हीं दो ऐसी प्रशिक्षण विधियों की व्याख्या करनी है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं सबसे पहले निरंतर प्रशिक्षण विधि। ठीक है, कि निरंतर आपको प्रशिक्षण करना है। दूसरा अंतराल यानी कि इंटरवल जो प्रशिक्षण विधि होती है। तीसरी जो है वो फार्टिलिक प्रशिक्षण विधि। इन तीनों में से किसी भी दो को आप आसानी से लिख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि मोटापे के आसनों के नाम सुझाइए। सबसे पहले आपको, अगर लंबे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करते हो ना, तो थोड़ा बता दो कि मोटापा है क्या। अतिरिक्त वसा से युक्त जो होता है उसे बोलते हैं मोटापा। मोटापे से संबंधित जो आसन है वो है ताड़ आसन, पवन मुक्त आसन, मत्स्यासन, हलासन, धनुरासन, उष्ट्रासन। ये सभी मोटापे से संबंधित ही हैं। मोटापे के लिए अनुशंसित किन्हीं दो आसनों की प्रक्रिया, उसके लाभ और उसके विरोधाभासी मतलब उनकी सावधानियों की व्याख्या कीजिए। तो which आसन will be suggest for obesity? Explain the procedure, benefits and contradictions of any two आसन्स recommended for obesity। तो आपको पहले तो आसन बता देना है 5-6, उसके बाद एक दो आसन को आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताना है, जो उसका प्रोसीजर है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं और उसकी सावधानियों का उल्लेख करना है। इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन जो है वो हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आपका पूरा सैम्पल पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अगर कोई फिर भी डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन पे से आपके 101% 5 से लेकर 6-7 क्वेश्चन तो आपके कल नेक्स्ट पेपर में रिपीट होने ही वाले हैं। तो फटाफट से तैयार कीजिए इसको। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।